चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ये कल कराए थे ना प्रॉपर्टी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अधिक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। ठीक है, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी को। इसी पे क्वेश्चन आपको बना देगा 1-2 नंबर का। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्पेसिंग बिटवीन देम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिंग बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसे 2 लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमारा यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर x0 मान लेते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, x0। कितना मान लेते हैं, x0। तो कहने का मतलब है कि अगर इनके बीच अगर x0 डिस्टेंस है तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। कितना है, E है। अगर आपके दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। क्या है, E है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये आपकी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिंग बिटवीन देम। मतलब 2 लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस को मैं आधा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस x0/2 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स E0 हो जाएगा कि नहीं जी। अगर डिस्टेंस को हम आधा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका 2 गुना बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि अगर उनके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टार्टिंग में E है और डिस्टेंस क्या है, कुछ r और डिस्टेंस दे दिया था। अब क्वेश्चन क्या किया था कि अगर उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो उसकी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिंग बिटवीन देम। मतलब उनके बीच के डिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और उनके बीच की अगर डिस्टेंस को क्या किया जाए, कम किया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अधिक होगा। वहाँ से भी यही सीखने को मिला था कि Q/R² से कि अगर आपका डिस्टेंस अधिक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी से भी यही समझ में आ रहा है कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आधा करेंगे तो 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये है आपका प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए इसको। आ रहा है समझ में। चलो हो गया।
अगली प्रॉपर्टी लिखो, मिटा दे इसको ना। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, अगली प्रॉपर्टी है आपका, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म्ड ए फॉर्म्ड ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म्ड ए क्लोज लूप, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। जैसे देखिए कैसे, जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी आपके इस तरीके के क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। देखो यहाँ से, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों है? मतलब कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलेगी तो फिर यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा कैसे मिलनी चाहिए? क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं फिर से वहीं पे जाके इंटर करेगी तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा क्लोज जी। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यहाँ पे आपका ऐसे होगा तो ये क्या यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा? इस पॉइंट पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये आपका क्या होगा? अवे जाएगा, जाएगा ऐसे, और फिर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनती जाएगी और यहाँ पे मिलेगी तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस क्यू। तो क्या एक ही पॉइंट पे प्लस हो और माइनस चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, जैसे ये पॉइंट है इसी पॉइंट पे प्लस क्यू माइनस क्यू हो सकता है ऐसा जी, या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। इसी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। अगर यहाँ क्लोज्ड लूप बनाएंगे तो इसी पॉइंट पे दो चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। बात समझ आ रही है? तो प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगी, ऐसे होने की संभावना पॉसिबल नहीं है। या तो प्लस से निकलेगी या फिर माइनस में जाएगी। तो एक ही जगह पे आपके दोनों चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आपका ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, ऐसा आपका कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करिए इतना। हाँ, लिखो। लिखो, समझ रहे हैं? बिकॉज वी कंक्लूड, फिगर बनाए हो ना? हैं? फिगर से लिखवा दे रहे। बिकॉज वी कंक्लूड फ्रॉम द एबव फिगर्स, फ्रॉम द एबव फिगर, एबव फिगर हो गया। फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट टू चार्जेज प्लस या माइनस, टू चार्जेज प्लस या माइनस डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब एक ही जगह से प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फुल स्टॉप, बस इतना रहने दीजिए।
एक ही जगह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सेम चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, फिगर बना लो और आगे हम नोट पॉइंट में लिखिएगा। बेटा तो इसको ना नोट पॉइंट क्या है जरा देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाता है, जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू, क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एंटर करता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बताया था मैंने, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल किसी के फील्ड में जाएगा तो वो क्या लगता है उस पर? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अब ये पॉजिटिव है तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा। जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा मतलब प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही क्या हो जाएगा? डायरेक्शन में होगा। तो इस पे जो आपका फोर्स लगेगा, मैंने बताया था E इजिकल टू F अपान Q बताया था। तो ये चार्ज पार्टिकल अगर आपका Q है तो इसे क्या ले, Q ले ले, तो इस पे लगेगा F इजिकल टू क्या लगेगा? इसको स्मॉल q ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा F इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q E। F हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे जो फोर्स लगेगा हो जाएगा F इजिकल टू Q E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। कब? जब चार्ज हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। फिगर बना लीजिए इसको। हाँ, तो निगेटिव रहेगा तो 2 ऐसे भागी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और केस नंबर सेकेंड बना ले, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये हमारा अगर निगेटिव चार्ज है माइनस Q, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F वेक्टर इजकल टू माइनस Q E। हो गया? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स है ये दोनों आपके एक ही दिशा में है। इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यहाँ जो है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और यहाँ हो जाएगा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड एंगल बिटवीन F है एंड E है। एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड E। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपका क्या करता है? एंटर करता है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यदि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं 5 न्यूटन पर मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5 न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं, और वो सोर्स चार्ज जो क्यू एंटर किया है उसकी वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा?
अगर उस पर चार्ज पार्टिकल Q है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जा रहा है वो है 5 न्यूटन पर मीटर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर क्या लगेगा फोर्स, तो Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 × 10⁻⁻6, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁵। पावर बढ़ता है घटता है जी? बढ़ेगा तो पावर, घटेगा तो कमी होता है, पावर बढ़ेगा, निगेटिव वाला वैल्यू अधिक होता है। नहीं समझ में आया? अगर एक पॉइंट कम करेंगे तो कम हो जाएगा, मतलब अधिक हो जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा, तो निगेटिव वाली वैल्यू जितना कम रहेगी उसकी वैल्यू उतना अधिक रहता है। आया समझ में? नोट कर लो इसको, ये वाला फिगर बन गया। अब अगला हेडिंग डालिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन या फिर हाफ ईयरली के लिए। मिटाएं इसको ना, हाँ, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको ज़रा समझिए कि समझाने में बड़ा मेहनत लगेगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को, तो ज़रा अपने दिमाग को खोल के रखिएगा, क्योंकि हमको भी दर्द होगा समझाने में और आपको भी समझने में दर्द होगा। प्रयास करते हैं आपको समझाने का, ठीक है? समझिएगा ज़रा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हेडिंग है हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखिए क्या है, हेडिंग डालिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हो गया? जैसे हम लोग जब 11th में थे तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कंटिन्यूअस मास रोटेशनल मोशन के केस चैप्टर में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक इस तरीके से रॉड लेता हूँ, क्या लेता हूँ? रॉड, और इस पे पूरा इस तरीके से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं? इस रॉड पे पूरा इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें, ठीक? ये जो रॉड है पूरी तरीके से क्या है, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम करते क्या थे कि जैसे इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसे लेंथ ले लूँ L और इस पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, जिस तरीके से पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट था पूरे बॉडी में, उसी तरीके से यहाँ पे कोई लाइन में रॉड ही है जिस पे पूरी तरीके से कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सबको जोड़ेंगे तो मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना आ रहा है इस पे, Q अमाउंट कितना आ रहा है, Q, और इस रॉड की पूरी लेंथ मान लेते हैं आपका है L है, कितना है, L है, ठीक? अब आपको 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली हेडिंग डालिए उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फिगर बना लीजिए, थोड़ा साइड में बनाइएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब फिगर साइड में बनाइएगा, पेज के साइड में, और वहाँ से लिखना शुरू करिएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी है जी, डिस्ट्रीब्यूशन लिखवा दिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
चलो फिगर साइड में बनाइएगा, ठीक ना। इस केस में इधर फिगर साइड में, और इधर इधर लेफ्ट साइड में हेडिंग डालिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। हो गया, लिखिए इसमें लीनियर चार्ज वेन, देखिए वेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, when charge is distributed along a line ब्रैकेट में स्ट्रेट लिखिएगा, हो गया, कॉमा द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is called linear charge density, जब आपका चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। नीचे लिखिए नोट पॉइंट डाल के, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, linear charge density is defined as देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी डिफाइंड होती है उसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। किससे? लेमडा से। और इसे सिंबल है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ एल, मतलब किसी लेंथ एल पे आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यही कहलाता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कितने लेंथ पे जितना आपका जितना लेंथ है कितने लेंथ पे आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझ आई? जितने लेंथ पे आपका जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वही कहलाएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं लेमडा से और इसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे आप स्मॉल क्यू लिए हैं तो स्मॉल क्यू डाल दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इतना, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी तब? कूलम्ब पर मीटर यानी m के पावर -1। ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। यहाँ वेवलेंथ मत समझ लेना, ठीक ना। अब नीचे PTR लिखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। PTR लिखिए, इफ चार्ज स्मॉल क्यू, इफ चार्ज स्मॉल क्यू इज यूनिफॉर्मली distributed over a circular ring of radius
कैपिटल R, then its linear charge density is, बताइए तो जरा कितना होगा? हाँ, कितना होगा जी? एक सर्कुलर सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? Q/2πr। एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस आपको r बताया जा रहा है और इसमें पूरी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जी, है। तो मैंने आपको बताया कि कितना चार्ज आपके कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये जो चार्ज टोटल है, मान लेते हैं कितना है, Q है, और कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, सर्कल के सरकमफ्रेंस में पूरा। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इजकल टू Q/2πr। अब यहाँ से समझ में ये आ रहा है बात कि जो आपका लीनियर चार्ज जो है वो आपके कर्व पाथ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नहीं समझ में आई बात? तो जो अगर चार्ज आपका कर्व पाथ पे डिस्ट्रीब्यूट है उसको भी हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो नीचे नोट पॉइंट पे लिखिएगा इससे, when charge is distributed, when charge small q is distributed along straight as well as curved। समझना की बात? तो यहाँ से आपको क्या समझने को मिला कि अगर आपका चार्ज किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, कितने लेंथ में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको कहेंगे हम लोग लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे हो या फिर स्ट्रेट पे हो, हमेशा किस में कंक्लूड करेंगे उसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी में। हाँ, स्ट्रेट या फिर कर्व लिख सकते हैं ऊपर वाले में भी, ठीक ना? उसी को लिखवा दें, वो लाइन नहीं वहाँ छुड़वाए थे इसीलिए कि नीचे इसको कंसेप्ट एराइज करके लिखवाएंगे, ठीक ना? जो ऊपर लिखवाए ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहाँ स्ट्रेट या कॉमा कर्व भी लिख सकते हैं। जो ऊपर पहले हेडिंग लिखवाए ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड एलोंग स्ट्रेट, कॉमा करके कर्व भी लिख सकते हैं, उसको कर्व लिख दीजिएगा वहाँ पे। कंसेप्ट बताए तब उसको लिखवाएं यहाँ पे, ठीक ना? पहले बता दें, समझ में नहीं आता इसलिए पहले बता दें तब लिखवाएं। समझ में आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर मतलब लाइन हो गया या फिर कर्व हो गया, ठीक ना? अब अगला डालिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 ठो पढ़ना है, लीनियर सरफेस वॉल्यूम। अब हेडिंग डालिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, लीनियर एरियल वॉल्यूमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज Q है, क्या है? चार्ज Q है, ये किसी एरिया पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एरिया ऐसे हो सकता है, तो इस एरिया में चार्ज क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूट है। जिसकी एरिया मान लेते हैं कितना है? A है, ठीक।
तो मैंने क्या कहा कि अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे? सिग्मा, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जितनी एरिया में जितना आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वही कहलाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। आया समझ में? तो इसके नीचे लिखिएगा, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी के नीचे लिखिए। क्या हो गया? नहीं लिखा है? लिखो व्हेन चार्ज Q इज when charge Q is distributed over a surface ब्रैकेट में प्लेन लिख लीजिएगा, प्लेन कॉमा the charge distribution is called surface charge density, surface charge density। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये लिख लीजिएगा सिग्मा इजिकल टू Q बाई A। इसी जो यूनिट होगी वो हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम m के पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो कूलम m के पावर -2 हो गया। ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसा समझ में हो गया? तो सिग्मा को क्या बोलेंगे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लेमडा को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगला हेडिंग डालिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम पढ़ते हैं इसमें ना जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको स्टार्टिंग में वॉल्यूम पढ़ते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका असली सेंस यही है, वॉल्यूम ही पढ़ा जाता है। इसको लोग ऐंठने में वॉल्यूम बोल देते हैं। आप सिखाओ, चलो चलो ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। और इसमें आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे? वॉल्यूम पे। किस पे? वॉल्यूम पे। इसका यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम m के पावर -3। ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ लिखवाएंगे, लिखो when charge Q is distributed over the volume of an object, it is called volume charge density. It is called volume charge density। आया समझ में? तो ये आपको तीनों चीज़ याद रखना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। पहला लीनियर, दूसरा सरफेस और तीसरा वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ का जो है आगे आने वाले डेरिवेशनों में यूज होगा ये तीनों चीज़। अच्छा अगर यहाँ बात सुनो मेरा, अगर मान लो
ये कोई लेंथ यहाँ से मान लेते हैं, मिटाएं इसको। देखो जरा समझो बात को, जैसे मान लो, ध्यान से समझो, ये हमारा एक रॉड है, क्या है, इस तरीके से रॉड है, और इस रॉड पे पूरी तरीके से चार्जेज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो इसको समझ गया वो सारे डेरिवेशन कर लेगा, यही आपको समझने वाला है बस। ठीक, देखिए जैसे क्या हुआ, जब बोलते हैं कि तुम समझने में एकदम सब एकदम आप खोखिया फेंक देंगे बाहर आए तो ना जी, आँख को बाहर फेंकोगे नहीं, ठीक है। तो लड़कियां ज़्यादा देखती हैं, एकदम बहुत पहली बार देख रही हैं एकदम किसी चीज़ को। देखो यार, ये है आपका रॉड, और जिस रॉड पे आपको पूरी तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूट है जी, चार्ज। अब इस रॉड के द्वारा मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहता हूँ। इस चार्ज रॉड की वजह से इस P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूँ, और इसके यहाँ से दूरी है आपका A। पॉजिटिव चार्ज है जी, इस रॉड में पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हम इस रॉड के द्वारा इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहता हूँ। कैसे निकलेगा, कोई आइडिया है? अब तक तो आप पढ़ते आ रहे थे कि कोई पॉइंट चार्ज Q था और R डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जा रहा था। केवल किसके लिए वैलिड है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। लेकिन झंझट यहाँ ये बढ़ा दिया है कि आपको एक चार्ज को पूरी तरीके से रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? रॉड पे। तो जब ये रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी तरीके से, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो आप पॉइंट चार्ज नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं जी? क्या यहाँ पे ऐसा लिखना सही है KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर? ये चीज़ गलत है आपका। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। समझ में आ रही है बात? तो मेरे पास तो बस वही एक आइडिया है कि मैं पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूँ KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। उसके अलावा तो मेरे पास कोई फार्मूला है नहीं। तो क्यों ना हम इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं। अगर एक की वजह से मुझे पॉइंट चार्ज की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, एक की वजह से छोटे एलिमेंट तोड़ूंगा इसमें, और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो उसको अगर इंटीग्रेट कर दूं, x को यहाँ पे ले जाऊं और पूरी तरीके से यहाँ पे ले, तो ये पूरा हो जाए कि नहीं डिस्टेंस। यहाँ पे खेल अब खेलेगा अपना इंटीग्रेशन। समझा रही बात? जैसे देखिए समझा रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं छोटे छोटे ऐसे टुकड़े में तोड़ दे रहा हूँ। तोड़ दूँ? और जब इन एक को निकाल के और जब सारे को इंटीग्रेट कर दूं और इस सबको इंटीग्रेशन को जोड़ना, क्या होता है? जोड़ना। तो सबको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या सारे एक साथ जुड़ जाएंगे? ये तो जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? इसको डेरिवेशन को कल कराएंगे, बहुत लंबा डेरिवेशन ये है, ठीक ना? तो इसको कल दिमाग फ्रेश करके आइएगा, कल इसको करा देंगे बस, ठीक ना? समझ आए ना क्यों ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ से? कल यहाँ पे एक एक एलिमेंट को लेंगे क्योंकि डेरिवेशन बढ़ा जाएगा, टाइम भी नहीं है, पढ़ाना है, ठीक ना? तो कल इसको डेरिवेशन कराएंगे।